देखना बेटा, जो हमने फर्स्ट 2 क्लासेस में सीखा, मैं एक बार क्लियरली आपको बता देता हूँ। हमें जो 10th क्लास के लिए, ऑल्दो सम कैन से दैट फ्रॉम द 10th द पीरियोडिक चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड, सो वी डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल, बट इट विल बी वेरी बिग हेल्प इन केमिस्ट्री इफ़ यू नो कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड्स कौन से हैं। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। जब आप एसिड्स बेसिस पढ़ेंगे तब भी यूज़ होगा, मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तब भी यूज़ होगा, ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो लिया हुआ है, तो बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, कितने हो गए? 7 एलिमेंट्स। इनको उन्होंने कहा है कि ये मेटलॉइड्स हैं, और मेटलॉइड्स के इस तरफ जो भी आ रहे हैं, ये सारे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। काउंट कर लेना ये कितने हैं, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो इन 7 को छोड़ दें और बाकी ये जो 20 नॉन मेटल्स को छोड़ दें, बाकी सारे 91 बनेंगे, है ना, वो सारे मेटल्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स। तो मेटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेटल क्या होते हैं, ठीक है। वो सबको पता है कि ज़रूरी मेटल कौन से हैं, ठीक है। ज़रूरी मेटल में तो ये आयरन, ठीक है, कॉपर, जिंक, ठीक, और ये पूरी कॉलम, इस पूरे कॉलम को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये पूरा कॉलम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, नहीं, एल्कली मेटल्स ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटे आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आफ्टर द पीरियोडिक चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड्स, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि एल्कली मेटल्स में से कम हमें इनके नाम यहाँ से यहाँ तक तो हमें याद करना ही है, तो पूरा ही कर लो, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इतना तो याद करना है, बाकी एक फ्रेंडशिप भी बचेगा। इसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना पूरे कॉलम को। हेलोजेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरे कॉलम को याद कर लेना। इसमें से ये टेनेसीन जो है ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लास्ट के 2 इतने यूज़फुल नहीं है, पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो बहुत यूज़फुल है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन से सेलेनियम तक तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए याद होने चाहिए कि ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये एक फैमिली में है। और आपको पता है कि जब ये आयंस बनाएंगे तो ये कैसा आयन बनाएंगे, जैसे मैग्नीशियम का आता है Mg2+, तो बेरियम का आएगा Ba2+। अब सपोज आपको कहीं पे केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला लिखना पड़ गया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर आपको मान लो यही नहीं मालूम कि बेरियम का ऊपर चार्ज 2+ है, तो फिर आप यू विल गेट स्टक, ठीक है, आपको आएगा नहीं समझ में और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और इन सब, ये सब एक जैसे आयंस बनाते हैं एल्कली मेटल्स। मैंने आपको बताया था Na+, ठीक है, K+, ठीक है, तो ये सब एक जैसे आयन बनाते हैं। देखो सीजियम, फ्रेंशियम और रुबीडियम के कोई कंपाउंड्स नहीं आएंगे, इन तीनों के आएंगे आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। तो थोड़े बहुत आपको याद रखने, मैंने आपको बता दिया क्या याद रखना चाहिए पीरियोडिक टेबल में से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो इन ट्रांजिशन मेटल्स में से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी वैसे ऐसा नहीं कि कोई आनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर फॉर्मूले में यही आपको यूज़ होंगे, ठीक है। गोल्ड और के ज़्यादा कंपाउंड्स आपको नहीं पढ़ने होंगे, हालांकि कंपाउंड्स बन जाते हैं गोल्ड के। गोल्ड को नोबल मेटल मानते हैं ना, नोबल मेटल। नोबल क्यों मानते हैं किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री में? जो स्टेबल है, जो प्रभावित नहीं होता, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेता, उसको नोबल मानते हैं। तो गोल्ड की रिएक्टिविटी कम होती है, केमिकल रिएक्टिविटी, सिल्वर की भी कम होती है। ये मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉइन्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लेस रिएक्टिविटी, ठीक है। इनको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स, कॉइन्स बनाने के अंदर ये यूज़ होते हैं, ठीक है, नहीं सदियों से, ठीक है, दे हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। तो ये लिस्ट में, हैलोजेंस की लिस्ट में कम से कम आयोडीन तक याद रखो। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको कंपाउंड्स नहीं बनाने, ये लिस्ट आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेट करके बता दिया। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे कि हम कंपाउंड्स के नाम कैसे रखते हैं, ठीक है, हाउ वी कीप द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। अगर 2 नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच में कंपाउंड बना है, 2 नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच में कंपाउंड बना है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट अस से मैंने आपको दिया P2O5, ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको,
आपने सुना नहीं है इसके बारे में कभी, पर ये दोनों नॉन मेटल हैं, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल तो याद रखो, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसमें ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो अगर दो नॉन मेटल के एटम्स के बीच में कंपाउंड है तो मैंने आपको बताया था वो हमेशा मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन सा होता है? जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में मेटल है, जैसे इसमें कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। अगर किसी कंपाउंड में मैग्नीशियम है, ये कंपाउंड है MgO। 8th की बुक में सबसे पहले एक्टिविटी आती है MgO बनाने की। उन्हें बताया कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप को बर्न करो, बर्न करने के बाद जो राख बनती है उसको पानी में डाल दो, पानी में डाल के उसको लिटमस से चेक करना होता है, ठीक है। ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देता है उस मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम डाल दें। चलो खैर वो अलग से भी हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में, पर ये कंपाउंड है जिसमें मेटल है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो देन इट इज़ ऑलवेज एन आयनिक कंपाउंड। नहीं, वो हमेशा एक आयनिक कंपाउंड होता है। मेटल तो जब भी आएगा तो आयन होगा ही, और मेटल हमेशा कैसे आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन। और मैंने आपको बता दिया मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 में, तो कौन सा आयन बनाएगा? Mg2+, में कोई शक ही नहीं है। अब मैंने अगर ऐसा लिखा Fe2O3, तो इसमें भी मेटल है और नॉन मेटल है, ठीक है। तो लेकिन जो आयरन है, ठीक है, वो दो तरीके के आयन्स बनाता है, ठीक है। एक तो Fe2+ और एक Fe3+, ठीक है। इसमें कौन सा आयन है इन दोनों में से? अक्षिता, आयरन का एटम ये आयन भी बना सकता है, ये आयन भी बना सकता है। अगर मैं ये कंपाउंड लिखता हूँ, ये कंपाउंड है, आयरन का एक ऑक्साइड है, इसमें इन दोनों में से कौन सा आयन प्रेजेंट है? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बता दोगे? देखो इसमें आयरन के 2 आयन्स हैं। जब लिखा ना Fe2, इसका मतलब आयरन के 2 आयन्स हैं, और इसमें लिखा है O। ऑक्सीजन के इसमें 3 आयन्स हैं। देखो पहले तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड है तो आयन ज़रूर होंगे। अब इसमें आयरन के Fe2 है ना, तो आयरन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। लेकिन ऑक्सीजन के 3 आयन्स पे कितना चार्ज होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के एक आयन पे, जिसको हम ऑक्साइड आयन बोलते हैं, देखो ऑक्सीजन के आयन को हम, है तो ये एनायन क्योंकि नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन मेटल का एनायन, नॉन मेटल का एनायन। क्या और भी टाइप का एनायन होता है? और भी टाइप का एनायन होता है। देखो ये जो चीज़ है ये भी एक एनायन है इसमें भी नॉन मेटल्स ही, बट इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक। इसमें एक से ज़्यादा एटम है, पॉलीएटॉमिक एनायन है। कार्बोनेट और भी होते हैं, फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन ये जो है ये नॉन मेटल एनायन है, ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड का हमेशा यही, ऑक्साइड के आयन पे हमेशा यही चार्ज होता है 2-, ठीक है। अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड के, अगर नॉन मेटल एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है वो देखना चाहते हो, तो जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स है ना, तो 2- चार्ज आएगा। सल्फर में भी 2- आएगा, इन सब पे 2- आएगा। सेलेनियम का जो आयन है, सेलेनियम का जो आयन है, इन तीनों के एक जैसे आयन्स बनेंगे, O2-, S2-, Se2-। ये सेलेनियम है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही फैमिली में है। तो ये आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। तो जब ये आयन, अब देखो नाइट्रोजन जब आयन बनाता है, आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है 9th क्लास की, नाइट्राइड आयन, क्योंकि ये कितने स्टेप्स हैं? 1, 2, 3। और ये तो हम देख ही चुके कि जो आपका नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन बनाता है, दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं होती है, पर हम इनको बार बार यूज़ करेंगे ना। अभी पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम इनको बार बार यूज़ करेंगे। तो अब देखो ये टोटल कितना नेगेटिव चार्ज बन गया? 6-, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना बनना चाहिए? 6+। तो अगर इसके ऊपर 6+ बनाना है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 3+, तभी ये 6+ बनेगा। क्योंकि इसको आयनिक कंपाउंड में ये एक फॉर्मूला यूनिट है, और फॉर्मूला यूनिट न्यूट्रल होती है, फॉर्मूला यूनिट हमेशा न्यूट्रल होती है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमेशा इसके, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो आपको पता ही है ऑक्साइड आयन में 2- चार्ज होगा, और इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 2- 6- बन गया। अब ये जो आयरन है यहाँ पे, आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? अगर मैं ये डाउट है तो इसमें 2 आयरन है, तो इसको 6+ तो बनाना ही बनाना है, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, जो कि करेक्ट है। तो अब इस कंपाउंड में ये वाला आयन प्रेजेंट है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा आयन प्रेजेंट है,
ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चल जाना चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको जो नया पता चला है कि नॉन मेटल का एनायन क्या होता है और पॉलीएटॉमिक एनायन मतलब पॉली एटम जिसमें कई सारे एटम्स हैं, ठीक है, एक ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए। तो बाकी चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल के एटम्स के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, ठीक है, और अगर मेटल किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसमें मेटल का आयन होगा और वो आयनिक कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो ये हमको पहले से पता है। तो अब देखना, एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ। जब भी आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, सपोज आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको पूछा इसका नाम क्या होगा, ठीक है, आपको एक केमिकल फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछा इसका क्या नाम होगा, सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि उसमें मेटल प्रेजेंट है या नहीं, क्या उसमें कोई मेटल है या नहीं, ठीक है। अगर तो उसमें मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, इट विल बी एन आयनिक कंपाउंड पक्का, ठीक है। तो अगर मेटल प्रेजेंट है और मेटल का आयन भी होगा, ठीक है। मेटल के आयन्स कैसे होते हैं, जैसे Cu2+, Fe3+, Mg2+, इसका नाम क्या रखते हैं, मैग्नीशियडाइड, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। लेकिन अब देखो नॉन मेटल के एनायंस, नॉन मेटल के एनायंस, इसका नाम है नाइट्रोजन ना, तो नाइट्रोजन के बाद से नाइट तो लेंगे, नाइटर भी NiTr भी लेंगे, लेकिन उसके बाद IDE लगाएंगे, मैंने पहले भी बताया था IDE, तो इसका नाम है नाइट्राइड, इसका नाम है, इसमें भी सल्फाइड बनेगा, इसमें ऑक्साइड बनेगा। तो नॉन मेटल के आयन्स में ये लगता है, इनके नाम तो वही हैं, आयरन का आयन, ठीक है, इसका कॉपर का आयन। बस मैंने आपको ये बताया था कि जो मेटल, अब जैसे मैग्नीशियम है वो हमेशा यही आयन बनाता है, दूसरा बनाता ही नहीं, ठीक है। तो इसके आयन का नाम है मैग्नीशियम आयन, और इस आयन का नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आयरन 3। इस आयन का नाम है कॉपर 2, रोमन न्यूमरल 2। अब बस आप लोग ये चिंता कर सकते हो कि सर कौन से मेटल्स एक से ज़्यादा तरीके के आयन्स बनाते हैं, वो मैं नहीं पता, वो प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कॉपर, आयरन, ठीक है, ऐसी एक है क्रोमियम, एक है मैंगनीज, ठीक है, और उसके बाद गोल्ड भी है, ठीक है, लेकिन गोल्ड को आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इनको भी कम ही पढ़ना है, इनको सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो ये दो मैंने लिख दिए जो एक से ज़्यादा। कोबाल्ट है, ठीक है, तो जैसे ये दो तरीके के आयन बनाता है, Mn2+, Mn3+, ये भी दो तरीके के आयन बनाता है, Cr2+, Cr3+, ये भी दो तरीके के आयन बनाता है, CO2+, CO3+, ठीक है। और टिन है, टिन भी मेटल है, सुना होगा टिन, ठीक है, Sn2+, Sn4+, लेड भी आयन है, लेड भी मेटल है, Pb2+, Pb4+, लेकिन इनकी आपको मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका एक जगह शायद ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसके आयन की केमिस्ट्री में, 11th 10th की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये दो तरीके के आयन्स बना सकता है, Pb2+, Pb4+, तो मैंने आपको बताया था पहले। तो अदरवाइज मोस्टली जो दो तरीके के आयन बनाते हैं उसमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपको कोई भी कंपाउंड का नाम रखना है, पहले चेक करो उसमें मेटल है या नहीं। अगर उसमें मेटल है तो इसका मतलब वो एक आयनिक कंपाउंड है पक्का, ठीक है। फिर आपको ये चेक करना है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर जो नेगेटिव आयन है, मतलब एनायन, मेटल कैसा एनायन बनाएगा, मेटल कैसा आयन बनाएगा, मेटल तो कैटायन बनाएगा यानी कि पॉजिटिव आयन, लेकिन जो दूसरा आयन होगा उसमें वो क्या नॉन मेटल का एनायन है या नॉन मेटल का नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है, मैंने अभी बताया पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक नहीं बताया, पॉलीएटॉमिक एनायन ये हो सकता है। अब बताओ आपको कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन, आपने उसमें मैंने होमवर्क दिया था 9th क्लास का टेबल याद करना है, कौन सा पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आयन आपने उस टेबल में देखा है, कार्बोनेट, कार्बोनेट है, वेरी नाइस, और हाइड्रोक्साइड, वेरी नाइस, ये भी पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं इसको, जिसमें एक से ज़्यादा है, हाँ सल्फाइड, हाँ SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस वो भी है, और फॉस्फेट भी है, PO4 3 माइनस, इसमें 3 माइनस है तो मैं लिख देता हूँ, और अमोनियम इज नॉट नेगेटिव आयन, अमोनियम इज नॉट नेगेटिव आयन, अमोनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गिविंग नेम्स टू द कंपाउंड्स, पर वो नेगेटिव आयन नहीं है, वो तो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। हाँ सल्फेट, सल्फेट भी है SO4 2 माइनस, ठीक है, और एक सल्फाइड है, सल्फाइड इज नॉट पॉलीएटॉमिक,
इट इज़ अ नॉन मेटल एनाइन। और सल्फाइट ये था, है ना, सल्फाइट क्या है, SO3 2-, ये सल्फाइट है और वो सल्फाइड था। ठीक है, तो आप अपनी ये लिस्ट याद रखो। ठीक है, अच्छा एक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग मिस कर रहे हैं शायद, एसीटेट, याद है आपको, एसीटेट आयन, ये दिया हुआ है 9th की बुक में। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं C2H3O2 2-, तो कंफ्यूज नहीं होना, एसीटेट आयन, क्योंकि हमें 10th में कई जगह आने वाला है। ठीक है, तो मतलब यह है कि जब भी आपको किसी कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया उसका नाम रखना है तो पहले चेक करो उसमें मेटल है कि नहीं। अगर मेटल है तो उसमें आयन ज़रूर होंगे। ठीक है, तो कैटायन तो उसमें होगा मेटल का पॉजिटिव, तो एनायन कौन सा है, उसमें नेगेटिव आयन कौन सा है, ये चेक करना है। अगर उसके अंदर जो नेगेटिव आयन है, अगर उसके अंदर जो नेगेटिव आयन है वो नॉन मेटल का एनायन है, फिर तो बड़ा आसान है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिखा MgS, तो पहले आप चेक करो इसमें, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये फॉर्मूला इसका नाम रखना है। क्या इसमें मेटल है, तो इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो कौन सा आयन है मेटल का, Mg2+, इस आयन का नाम मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम 2+ नहीं लगाना। फिर नॉन मेटल कौन सा है, S कौन सा आयन बनाता है, S2-, क्योंकि वो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम 2- वाले आयन बनाते हैं। इसका नाम क्या है, सल्फाइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड। आसान है। ठीक है, अब आप देखो फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, Na2, क्या इस फॉर्मूले में मेटल है सोडियम। ठीक है, इसमें सोडियम कौन सा आयन आता है, Na+। ठीक है, ऑक्सीजन कौन सा आयन आता है, 2-, तो इसमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे ना हमें। अगर हमने 2 नहीं लिए तो ये न्यूट्रल कैसे बनेगा, क्योंकि 1+ का मतलब होता है, प्लस का मतलब है 1+, तो 2 × 1+ से पॉजिटिव चार्ज इतना बना, इस पर नेगेटिव चार्ज इतना है। ठीक है, तभी तो ये न्यूट्रल बनेगी, फॉर्मूला यूनिट है ना ये। ठीक है, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, फॉर्मूला यूनिट। तो अब नाम रखने के लिए इसका क्या नाम है, सोडियम आयन, तो सोडियम ऑक्साइड, खत्म, और कुछ नहीं करना। लेकिन अब देखो, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके अंदर, मान लो इस फॉर्मूले में जो आपको फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले में मेटल तो है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हो गया, लेकिन उसमें नॉन मेटल का एनायन नहीं है, कोई पॉलीएटॉमिक आयन है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा फॉर्मूला MgCO3, मेटल तो है, कौन सा आयन है, Mg2+, एनायन कौन सा है, इसमें पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो इसके साथ आइड नहीं लगेगा। नॉन मेटल के एनायन के आगे तो आइड लग गया, ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, समझ में आया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है, कुछ भी। लेकिन ये नॉन मेटल का एनायन है, इसका नाम पता होना चाहिए हमें, क्या नाम है इसका, कार्बोनेट। तो इसका कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अंडरस्टूड। अब आप देखो, अब मान लो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, चेक करना। Na+ आयन बनाता है और कार्बोनेट 2- बनाता है। अब इसमें तो 2- चार्ज है, तो इसके सोडियम पे 1+ है, तो हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे ना, तो हमने 2 ले लिए। तो ये कंपाउंड कौन सा है, अब देखो दोबारा से इसमें चेक करो, क्या इसमें मेटल है, मेटल तो है, तो मेटल कौन सा है, सोडियम आयन। ठीक है, तो इसमें एनायन को चेक करो, नेगेटिव आयन को चेक करो, क्या वो नॉन मेटल का एनायन है, नहीं, वो तो पॉलीएटॉमिक है। तो उस एनायन का नाम टेबल से देखना है, क्या है उसका, टेबल से नाम देख के, तो कार्बोनेट है उसका नाम। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट। अंडरस्टूड। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो मतलब यह है कि जब भी आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दिया, उसका नाम रखने का एक मेथड है जो हमें पता होना चाहिए। पहले चेक करो कि उसमें मेटल है या नहीं। समझ में, आज का काम तो सिर्फ यही देखना है कि मेटल है तो उसका नाम कैसे रखा जाएगा। और अब ऐसा भी तो हो सकता है उसमें मेटल हो ही ना। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें मेटल हो ही ना। ठीक है, फिर क्या चेक करना है, अगर उसमें मेटल नहीं है तो फिर आपको चेक करना है क्या उसमें अमोनियम आयन है, क्योंकि अगर मेटल है तो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के बाद तो ये चेक करना है, नॉन मेटल के साथ IDE लग जाएगा, बाकी सबका नाम पता होना चाहिए हमें। अब अगर मान लो उसमें मेटल है ही नहीं, इस केमिकल फॉर्मूले में मेटल है ही नहीं, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है मेटल ना हो सकता है, ये देखो एक भी मेटल नहीं है इसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, बड़े मशहूर। ठीक है, और देखो, ठीक है, ये बड़े मशहूर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है,
और देखो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स निकल आएंगे, मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी नॉन मेटल्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये बहुत सारे मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड्स हैं। अंडरस्टूड? एक टर्म यूज होती है केमिस्ट्री में, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मतलब जिसमें दो हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं, ये भी बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जब ये नॉन, तो ये मॉलिक्यूलर होते हैं, इसमें आयंस नहीं है, दीज आर मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से चल रहे हैं ना, तो हमने पहले चेक किया मेटल है या नहीं, ठीक है, मेटल नहीं है। फिर चेक करो कि जो यहाँ पे चीज़ लिखी है क्या उसमें अमोनियम है कि नहीं। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 9th की बुक में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद है आपको एक एक्टिविटी दी थी पहले चैप्टर में, अमोनियम क्लोराइड को लो, वायर गेज पे गर्म करो, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल जिसमें देते हैं, तो वो सब्लिमेट करता है, ठीक है, ये 9th में। तो तब आपको शायद किसी ने केमिकल फार्मूला बताया नहीं होगा, स्कूल में बताना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड। तो मेटल नहीं है तो आप चेक करो कि क्या इसमें अमोनियम आयन है। जब भी NH4 है तो NH4 इज एन NH4 इज द अमोनियम आयन, ये कैटायन होता है। और फिर दूसरा क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर इसमें अमोनियम है तो फिर से ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के नाम रखने आसान होते हैं, क्यों, बस आपको आयंस के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसका नाम पता है, ये नॉन मेटल का आयन है, तो नॉन मेटल के आयन के साथ तो आइड लगता है, IDE लगता है, क्लोराइड, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा अमोनियम कार्बोनेट, अब इसके दो लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट आयन के ऊपर चार्ज है 2- और अमोनियम आयन के ऊपर चार्ज है 1+। तो अगर मैंने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना है, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो जीरो नहीं आ रहा। अगर मैं इसके दो नहीं लूँगा, ठीक है, तो ये पूरी जो चीज़ है ये न्यूट्रल नहीं बनेगी। तो मुझे इसके दो लेने हैं पूरे के, तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के दो लगाता हूँ। तो ये किसका फॉर्मूला बना, अमोनियम कार्बोनेट। किसका, अमोनियम कार्बोनेट। तो अगर आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें मेटल नहीं है, तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि उसमें अमोनियम आयन है कि नहीं। अगर उसमें अमोनियम आयन है तो फिर तो वो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। और अमोनियम आयन अगर है तो फिर क्या करते हैं, अगर अमोनियम आयन है तो फिर क्या करते हैं, अमोनियम आयन का तो नाम सीधा अमोनियम होता है, अमोनियम। और हम जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, उसको चेक करते हैं क्या वो नॉन मेटल का एनायन है। अगर नॉन मेटल का है तो IDE लग जाएगा, क्लोराइड। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे कभी मैंने कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो फिर उस पॉलीएटॉमिक आयन का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि इसको एसीटेट बोलते हैं, है ना, आपको पता नहीं कि इसको एसीटेट बोलते हैं, आपको पता ही नहीं इसका एसीटेट बोलते हैं, तो फिर आप इसका क्या नाम रखोगे, अमोनियम एसीटेट लिखना पड़ गया आपको। तो आपको अगर, तो मतलब आपको ये चेक करना है अमोनियम है कि नहीं। अगर अमोनियम है तो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन तो ये हो गया, तो नेगेटिव आयन कौन सा हो सकता है, या तो नॉन मेटल का, ठीक है, या फिर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के लिए जो टेबल में नाम दिया है वो यूज़ करेंगे। और नॉन मेटल का नाम कैसे रखा जाएगा, तो वो तो जो नॉन मेटल है उसके लास्ट में IDE लगता है, सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, नाइट्राइड, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे अमोनियम भी नहीं है। अब अगर अमोनियम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अमोनियम नहीं है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है पक्का। मेटल नहीं है, अमोनियम नहीं है, तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, क्योंकि फिर इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ नॉन मेटल्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, P2O5, ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये बन सकता है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अब इसमें अमोनियम नहीं है, मेटल भी नहीं है, तो ये नॉन मेटल्स के बीच का कंपाउंड है, तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अब इसका नाम कैसे रखना है, ध्यान से देखना। इसका नाम रखने के लिए हमें ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज़ करने होते हैं, ठीक है, हमें ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज़ करने होते हैं। तो अब देखो, इसका अगर आपको नाम रखना है तो हम फॉस्फरस ऑक्साइड तो रख नहीं पाएंगे, हमें किसी तरीके से कन्वे करना होता है कि ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर एक और भी प्रॉब्लम है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इन ऑर्डर टू कन्वे कि यहाँ पे 2 है, 5 है, तो हम ऐसे प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। 2 के लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है डाई, ठीक है, आपको शायद पता होगा कि डाई मीन्स 2। ऐसे ही 5 के लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है पेंटा। तो ग्रीक प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हम कन्वे कर सकते हैं कि यहाँ पे किस नॉन मेटल के कितने एटम्स हैं। 2 के साथ लगाना है डाई, 3 के साथ
ट्राई। और पहले मैं 5 का बता देता हूँ, 5 के साथ पेंटा। तो अब इसका नाम देखो क्या पड़ेगा, डाई फॉस्फरस, डाई फॉस्फरस, डाई फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड, ये इसका नाम है, डाई फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड। तो इस पेंटा ऑक्साइड को कई बार हम ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहले नहीं हम ये कर रहे थे ठीक है ना, पहले हमें डाई ट्राई नहीं लगाना पड़ रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, तो अब देखो आप, ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, जब वो ऑक्साइड्स बनाते हैं तो इट इज़ कॉमन दैट दे कैन फॉर्म मैनी ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन का ही एग्जांपल ले लो, तो कार्बन के 2 ऑक्साइड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, नहीं ये आपने पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पॉइजनस गैस होती है, आपने सुना है, ठीक है, ये हम एक्सेल करते हैं। तो नॉन मेटल्स फॉर्म मैनी ऑक्साइड्स। तो द यूज ऑफ ग्रीक प्रीफिक्सेस इज नेसेसरी बिकॉज अब जैसे नाइट्रोजन के आप देखो, ये 5 ऑक्साइड जो बड़े फेमस हैं, हम इनको सभी को लिख देते हैं। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको लिखते हैं ऐसे। तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा मिलता है, क्योंकि हम सिर्फ रेशो दे देते हैं इनकी एटम्स की, इस 1:2 रेशो है ना, ये 1 ये 2, तो यहाँ पे n का 1 बन गया, और फिर ये, ठीक है। तो ये 5 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के जो कि नोन है, ठीक है, और जिनको हम जिनके हमें नाम रखने पड़ेंगे। तो कॉमन नाम भी है इनके, तो इसका कॉमन नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ऐसी ये भी बड़ी एक फेमस गैस है, इसको वैसे कई बार लाफिंग गैस बोलते हैं, LAUGHING, लाफिंग गैस, और इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनके कॉमन नाम है, लेकिन अब आप इसका कैसे नाम रखोगे, ठीक है। इसमें एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, सबको नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बोल नहीं सकते, तो इसका नाम हम इसकी तरह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीक प्रीफिक्स 1 के लिए यूज होता है, 1 के लिए ग्रीक प्रीफिक्स यूज होता है मोनो, ठीक है। अब इसको मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड तो बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका हम नाम रख सकते हैं। ऐसे ही ये बन जाएगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये बन जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये बन जाएगा डाई नाइट्रोजन, और 4 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है टेट्रा, ठीक है। और ये बन जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रीफिक्सेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इन प्रीफिक्सेस के फिर आगे और भी यूज आएंगे। 6 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है हेक्सा, 7 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है हेप्टा, ठीक है, 8 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है ऑक्टा, 9 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है पेंटा, ठीक है, और 10 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है डेका। So these are all the Greek prefixes which are used for giving names to these inorganic compounds. अब inorganic compound देखो बेटे क्या है कि आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में देयर आर 3 ब्रांचेस, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं कार्बन की केमिस्ट्री, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वी कॉल इट एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ कंपाउंड्स कार्बन के एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे इन सबको नहीं पढ़ते, कार्बोनेट्स को और ऑक्साइड्स को, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। बट जैसे आपने मीथेन के बारे में सुना था, तो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, ठीक है। और हम ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब जो हाइड्रोकार्बन से ही कंपाउंड बनते हैं। और फिर एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में भी ये प्रीफिक्सेस बहुत यूज़ होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो नाम रखने के रूल्स होते हैं कंपाउंड्स के, वो फिर आपको अलग से ही स्टडी करने पड़ते हैं, ठीक है। वी हैव टू स्टडी देम सेपरेटली, बट देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ दीज ग्रीक प्रीफिक्सेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर ऑल्सो, ठीक है। तो नाउ यू नो ऑल द रूल्स फॉर गिविंग नेम्स टू कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले क्या चेक करना है, मेटल है कि नहीं। मेटल अगर है तो फिर क्या चेक करना है, एनायन कौन सा है, नॉन मेटल या पॉलीएटॉमिक, फिर उसके अनुसार नाम आ जाएगा।
फिर चेक करना है अमोनियम है कि नहीं, अगर मेटल नहीं है तो फिर चेक करो अमोनियम है कि नहीं। अमोनियम है तो फिर आयनिक कंपाउंड है और नाम रख देंगे अमोनियम, और फिर देखो कौन सा नेगेटिव आयन है, नॉन मेटल का या पॉलीएटॉमिक, उसके अकॉर्डिंग नाम रख दो। अगर ये नहीं है तो फिर कौन सा कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसका नाम कैसे रखना है, डाई नाइट। अब देखो उसका नाम फिर डाई ट्राई इनको यूज़ करके रखना है। अब जैसे अगर मैं इसका नाम रखूँ, क्या नाम पड़ेगा, डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड, ठीक है ना, डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, समझ में आपको। तो अब ये देखो इसका नाम क्या पड़ना चाहिए, डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड, नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्साइड आयन ही नहीं है, इसमें दूसरा आयन है ये, इस ऑक्साइड का नाम है पेरोक्साइड। अब आप कहोगे सर ये तो हमारा रूल फेल हो गया, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री सिर्फ रूल से नहीं चलती, कुछ कॉमन नॉलेज भी होनी चाहिए कि इसमें कौन सा आयन है, तो वो एक्सपीरियंस से ही आती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा आयन है पेरोक्साइड आयन, ये जो मैंने आपको आयन्स की लिस्ट दी है उसमें दिया होगा, देखना, देखो आप पेरोक्साइड आयन कहाँ दिया है इसमें, O2 माइनस, ये तो ऑक्साइड आयन है ना, ये रहा पेरोक्साइड आयन। बस ये दो याद करने हैं, किसी भी तरीके से आप याद करो, ठीक है। तो ये कंपाउंड बड़ा फेमस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कई सारे काम आता है, ठीक है। मैं तो अपने डॉग्स के कान में डालता था एज एन एंटीसेप्टिक, बट इट कैन बी यूज्ड इन अदर प्लेसेस लाइक इन रॉकेट्स एंड व्हेन दे आर अबाउट टू फ्लाई। वाटर का यूज़ सबको पता है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, हमारी बॉडी का लार्ज पार्ट वाटर ही है। तो इसका देखो अब मेन चीज़ क्या समझनी है, अब जैसे ये कंपाउंड है, अब जैसे ये है, अब ये भी ना मेटल है ना इसमें अमोनियम है, तो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक आयनिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या पड़ना चाहिए, नाइट्रोजन ट्राई, क्या हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड आएगा। देखो हाइड्रोजन के दूसरे नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड्स हैं, यहाँ से देखना, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हम कर रहे हैं डाईफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। जो हाइड्रोजन दूसरे नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है, जो हाइड्रोजन दूसरे नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है उनको हाइड्राइड्स बोलते हैं। सो द बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन विद अदर नॉन मेटल्स, आई एम रिपीटिंग, द बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन विद अदर नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स, ठीक है। अब सिर्फ नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड्स नहीं होते, मेटल के साथ भी हाइड्राइड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्राइड है, ठीक है। तो इसके अंदर इनफैक्ट हाइड्रोजन एक नेगेटिव आयन बनाएगा, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स कैन ऑल्सो बी देयर। इसमें एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। अच्छा चलो पहले ये बताओ इसका क्या नाम है, इस कंपाउंड का जो हमने नाम करने का तरीका सीखा उससे, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, ये नाम पढ़ना चाहिए इसका, ठीक है। दूसरे वाले के साथ तो हाइड्राइड आएगा, इसका नाम हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड ये पढ़ना चाहिए, जो बाद में लिखा है उसके साथ आइड आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही है H2S, बाद वाले के साथ आइड आएगा तो सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, बड़ी मशहूर गैस है ये, पता है आपको क्या क्या पढ़ा था 9th में, इट हैज़ द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। अगर स्मेल करनी है, अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, कॉरिडोर में घुमाना केमिस्ट्री लैब के पास, इसकी स्मेल आ जाएगी कि रॉटन एग्स की स्मेल कैसी होती है, बड़ी मशहूर है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक अमोनियाकल स्मेल है, जैसे विक्स की स्मेल नहीं होती है, इस गैस का नाम है अमोनिया। अमोनिया बोलना है या ट्राई हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड बोलना है, आप चाहे तो इसका नाम नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड रख सकते हो, पर कोई और बोलेगा ही नहीं, वो सब इसको अमोनिया ही बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन नेम है, घर का नाम जिसको हम बोलते हैं, ऑफिशियल नेम नहीं। अब किसी का घर का नाम बड़ा मशहूर हो जाए, क्या इसको अमोनिया बोलते हैं सब लोग, ना कि ट्राई हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, ये नहीं बोलता कोई। ये इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, कोई इसको डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बोलता, ना ही कोई इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलता है, सब इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर, कॉमन नाम। तो मतलब बहुत सारे नॉन मेटल्स के कंपाउंड ऐसे हैं जिनके कॉमन नाम ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इसका कोई कॉमन नाम आपको नहीं मालूम, ना ही आपको इसका कॉमन नाम मालूम है। इसका कॉमन नाम है फॉस्फाइन, इसका अमोनिया, ये भी हाइड्रोजन का और नॉन मेटल का कंपाउंड है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो कि बहुत ईजी है। जब हाइड्रोजन और किसी दूसरे नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनता है तो कितने हाइड्रोजन एटम्स उसमें आते हैं, ये देखना, कितने हाइड्रोजन एटम्स उसमें आते हैं वो बड़ा इजीली पता चल जाता है। तो ऐसे पता चलता है, बहुत आसान है। जैसे अब ऑक्सीजन है,
ठीक है। ऑक्सीजन का हमें हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना है, हाइड्राइड बनाना है ऑक्सीजन का, तो कितने स्टेप्स हैं यहाँ से यहाँ तक? 2, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो H2O। ठीक है। नाइट्रोजन का किस लिए कितने स्टेप्स हैं यहाँ तक जाने में? 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। सल्फर के साथ यहाँ तक जाने में कितने स्टेप्स हैं? 2, तो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो आपको नाम रखने के सारे रूल्स पता चल गए, इससे ज़्यादा कोई रूल्स नहीं है जो हमें ध्यान रखनी होते हैं। एक आधी चीज़ और मैं बता सकता हूँ, पर वो मैं प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस में ही बताऊँगा। शायद आप लोगों ने सुना हो 9th में, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। शायद नहीं सुना है, सुना है आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ठीक है। उस दिन मैंने आपको एक क्रिस्टल दिखाया था ना, उस दिन मैंने आपको एक क्रिस्टल दिखाया था सोडियम क्लोराइड का, दिखाया था ना क्लास में क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिखाया था। तो कई क्रिस्टल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में होते हैं। अब ये 9th में आपने एक्टिविटी पढ़ी है, शायद पढ़ी है ना, CuSO4.5H2O, है ना। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट। ऐसा क्रिस्टल, ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। अब ये होता है ब्लू कलर का, कैसे कलर का? ब्लू का। लेकिन अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, अगर इसको हम बहुत गर्म करते हैं अच्छे से बॉइलिंग ट्यूब में, तो ये जो आपका ब्लू कलर का पाउडर होता है ये वाइट कलर में टर्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो हट जाते हैं, बॉयल ऑफ हो जाते हैं, बाहर चले गए। ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है। अब इस वाइट कलर के, ये एक बॉइलिंग ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब क्या है? टेस्ट ट्यूब के जैसी होती है पर थोड़ी मजबूत होती है कि उसमें आप बॉइलिंग कर सकें। नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में आप ज़ोर से गर्म करोगे, बॉइलिंग करोगे तो वो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। बॉइलिंग ट्यूब इज़ अ हार्ड टेस्ट ट्यूब, सो इट इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है। तो बॉइलिंग ट्यूब में अगर आप इस ब्लू कलर के सॉल्ट को गर्म करते हो अच्छे से, तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेल होके, टेस्ट ट्यूब में ये ब्लू कलर का सॉल्ट था, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेल हो जाएगा, बाहर भी एवेपोरेट करके चला जाएगा, बॉयल ऑफ हो जाएगा, तो ये वाइट कलर का सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है। अगर इसमें मैं ड्रॉपर से पानी डाल दूँ दोबारा से, तो फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक नामकरण का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मीन्स नाम रखने की जो प्रोसेस है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये हाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसे था। ये 9th में कि नहीं था? एक्टिविटी में था, प्रैक्टिकल्स में शायद आप लोगों ने लिखा होगा प्रैक्टिकल फाइल में। वो एक अलग बात है, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई ना हो तो, मुझे नहीं पता बनाई थी क्या, उसमें आया होगा फिर पक्का ये केमिस्ट्री में। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? अब इसमें देखो वही ग्रीक रूट्स यूज होते हैं। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 के लिए क्या होता है? पेंटा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, समझ में? और इसको क्या बोलते हैं? इसमें तो हाइड्रेट है नहीं, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एन मीन्स बिना, बिना पानी के, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और भी देखो आप, जब मैंने बोला ना कॉपर सल्फेट, आप ध्यान रखो बेटा एक चीज़, मैंने ये तो बताया नहीं कॉपर कौन सा, 1 या 2। तो कॉपर के साथ ये है, बहुत बार 2 लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर का 1 कम मिलता है बहुत ही केमिस्ट्री में, 2 ही मिलेगा ज़्यादातर। तो अगर कहीं लिखा है कॉपर क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या हुआ है? कॉपर 2 क्लोराइड। अगर कॉपर क्लोराइड लिखा है कहीं पे, तो उसको हमेशा हमें मानना है कॉपर 2 क्लोराइड, क्योंकि कॉपर 1 क्लोराइड कम मिलेगा। ठीक है। तो कई बुक्स में ऐसा मिलेगा, बाकी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमें लिखना चाहिए कॉपर 1 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड। कहीं कॉपर क्लोराइड लिखा मिले, बाकी मैंने आपको बता दिया था कॉपर 2 क्लोराइड को क्यूप्रिक भी बोलते हैं, बता दिया था कि नहीं? और कई लोग कॉपर 1 क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड भी बोलेंगे। ठीक है, वो आयन के नाम है। क्यूप्रस इज Cu1 आयन एंड कॉपर यानी कि ये 1+ वाला आयन। ठीक है। और दूसरा कॉपर 2+ वाला आयन, उसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। वो पुराना टर्म वे ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है। तो ये हाइड्रेट्स बहुत सारे हैं, 1-2 नहीं है। 9th आप देखना 10th की बुक में कई सारे हाइड्रेट्स आएंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले ये आएगा, ये कंपाउंड है, ये कैल्शियम है और ये सल्फेट है। तो इसको भूल जाओ, इसका नाम क्या होगा? क्या इसमें मेटल है? कौन सा एनायन है? पॉलीएटॉमिक एनायन है। उसका नाम क्या है एनायन का? सल्फेट। तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट।
लेकिन अब हाफ को क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 को तो डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, हाफ को बोलते हैं हेमी। हेमी हाफ के लिए प्रीफिक्स है, वो टेबल में नहीं आया था। तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। पता है क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट? वो देखा आपने लोगों की जब बोन क्रैक होती है तो प्लास्टर लगाते हैं, तो जब वो दुकान से लेके आते हैं जो पाउडर होता है ना, वो ये होता है। लेकिन जब उसमें हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, जितना मतलब प्रॉपर अमाउंट, तो वो ये नहीं रहता, वो ये बन जाता है। अब ये तो सॉफ्ट और पाउडरी होता है, और ये थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये पत्थर के जैसे जम जाएगा। ये कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसका कॉमन नाम भी है, इसको कॉमन नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइड्रेट्स हैं। एक हाइड्रेट जो पहले चैप्टर में ही मिलेगा आपको केमिकल रिएक्शन में, वो मैंने आपको बता दिया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एक और हाइड्राइड आपको मिलेगा पहले ही चैप्टर में। तो ये 2 वाला हो गया ना, बीच में हम कोई 4 वाला भी घुसा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट टेट्राहाइड्रेट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ हाइड्रेटेड बोल देते हैं, आयरन सल्फेट हाइड्रेटेड एंड आयरन सल्फेट एनहाइड्रस। इसको गर्म कर दो खूब अच्छे से, ये बन जाएगा। इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है वाइट। इसको गर्म कर दें तो ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक ये है FeCl3, ये कौन सा है? आयरन 3 क्लोराइड डॉट 6H2O, हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। तो मतलब ये जो हाइड्रेट्स हैं इनके नाम में हेप्टा, हेक्सा, हेमी, डाई ये लगते हैं, टेट्रा, ठीक है, समझ में? चलो, आयनिक कंपाउंड्स, बेरियम और सल्फर से कौन सा आयनिक कंपाउंड बनेगा? बड़ा आसान है, बेरियम हमेशा ये आयन बनाता है, सल्फर हमेशा ये वाला आयन बनाता है। क्योंकि आयन क्यों बनाना है सल्फर को? देखो, जब ये बनता है तो सल्फर आयन नहीं बनाता, क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा तब आयन बनेगा। तो सल्फर ये वाला आयन बनाएगा जिसका नाम है सल्फाइड। अब अगर हमें कुछ बनाना है इनके बीच में तो यही बनेगा, क्योंकि इसका भी एक लेने की जरूरत है, इसका भी एक, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस कर जाएंगे। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? Ba2S, BaS2 या BaS? BaS, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब एल्युमिनियम का आपको दिया हुआ है 9th की बुक में, कौन सा आयन बनाता है? 3+, और क्लोरीन 1-। तो अब अगर हमें एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है, अब इसके 3 लेने पड़ेंगे आपको। अगर आपने इसके 3 नहीं लिए तो इसका 3- बनेगा ही नहीं, इसके 3+ के साथ बैलेंस करने के लिए इसके 3 लेने पड़ेंगे। तो 3 लेने पड़ेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड ये बन जाएगा। आसान है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनाओ जल्दी से, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ये आयन बनाता है, ऑक्सीजन ये आयन बनाता है, ठीक है। अब इसके कितने लें और इसके कितने लें? आप देखो, अगर मैं इसके 2 ले लूँ तो ये 6+ बन जाएगा, अगर मैंने इसके 2 ले लिए तो, और इसके मैंने 3 ले लिए तो ये 6- बन जाएगा। बस ये 2-3 ही लेने होते हैं, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं कि सर हमें कैसे पता लगेगा क्या आएगा। ये तो एलसीएम है 2 और 3 का। तो इसके आपने 2 ले लिए, इसके 3, तो ये कंपाउंड आएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्या ये आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम है, जिसमें मेटल होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। दूसरा क्या है? नॉन मेटल का एनाइन, ठीक है। अगर मैं लिखता एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये भी, इसमें भी आयन है, और इसमें जो एनायन है वो नॉन मेटल का एनायन नहीं है, बट ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। तो अब इसके लिए क्या आएगा? इसे कितने लेने पड़ेंगे? इसके 2 लेने और इसके 3, तो बस इनको हटा दो। ये कौन सा कंपाउंड है? एल्युमिनियम सल्फेट। मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, तो बड़ा आसान है। तो खैर इसमें लिखना नहीं था एल्युमिनियम सल्फेट, लेकिन कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। आगे देखो, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फेट? आपको मालूम है कैल्शियम फॉस्फेट कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, बोन्स के ताकत के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम ये वाला आयन बनाता है हमेशा। एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब 2+ बनाते हैं। और फॉस्फेट आयन आपकी 9th की बुक में दिया हुआ है। अब इसके कितने लें?
इसके अगर मैं 3 ले लूँ और इसके मैं अगर 2 ले लूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 6 माइनस इसके ऊपर हो जाएगा 6 प्लस। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है, बिल्कुल आसान है, नाम भी रख सकते हैं, कैल्शियम है और फॉस्फेट है, तो हमें पता है नाम कैसे रखा है। बाइनरी कंपाउंड्स मेड ऑफ 2 नॉन मेटल्स यूजिंग ग्रीक प्रीफिक्सेस, ये हो गया ना, हमने कर लिया, अभी आगे भी यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ AsCl3, बताओ। As और Cl3 आर्सेनिक मेटल है या नॉन मेटल? पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है, चेक करो। लेट अस सी, देखो ये रहा पीरियोडिक टेबल में, तो ये तो मेटलॉइड है ना, पर वो नॉन मेटल के जैसा ही है, समझ में नहीं आया? इट इज़ नॉट अ मेटल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम आर्सेनिक क्लोराइड नहीं रख सकते, ठीक है, इसके नाम के लिए वो ग्रीक वाला मेथड यूज़ होगा। तो क्या लिखेंगे, आर्सेनिक ट्राई क्लोराइड, आर्सेनिक ट्राई क्लोराइड, ये इसका नाम पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाई ट्राई ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर्सेनिक इज़ नॉट अ मेटल, तो मेटल है ही नहीं इसमें, वही तो चेक करना है मेटल है कि नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ी कहा था कि मेटलॉइड और चेक करो, ठीक है। आगे देखो, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, हो गया खत्म, ठीक है। आगे देखो, कॉमन नेम्स एग्जिस्ट फॉर मेनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, बता दिया आपको, बहुत सारे जो इसको मैंने आपको बताया था 9th में, क्या बोलते हैं इसको अंशी, इसका कॉमन नाम है हाँ, या तो मीथेन, या हम 9th में बच्चों को बताते हैं मार्श गैस, ठीक है, मार्श गैस, क्योंकि मार्शी एरियाज में ऑर्गेनिक मैटर के डिके से ये गैस बनती है, और इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल। जो बायोगैस होती है ना, जो एनिमल के वेस्ट से बनाते हैं, उसमें भी बहुत सारी मीथेन होती है। बायोगैस प्लांट तो देखे होंगे आपने, NDRA वगैरह जाओगे, गाँव में लगे होते हैं, जो एनिमल वेस्ट होता है ना, उसको इकट्ठा करके एक टैंक में और उसको अंदर पड़े रहने देते हैं, और बैक्टीरिया के एक्शन से उसमें गैस बनती है, तो उस गैस का लार्ज पार्ट ये होता है, और इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड क्लीन फ्यूल, बिकॉज इससे कोई राख नहीं बनती, गैसेस जो हैं वो क्लीन फ्यूल्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उससे एनिमल वेस्ट की भी इधर उधर नहीं पड़ा रहता, वो इकट्ठा होकर यूज़ हो जाता है, ठीक है। चलो एनीवे, आगे देखो, स्ट्रोंशियम इज़ अ मेटल, तो इसका नाम क्या रखना चाहिए, स्ट्रोंशियम डाईब्रोमाइड, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? बिकॉज डाई ट्राई तो नॉन मेटल के बाइनरी कंपाउंड्स में आते हैं, मेटल है तो इसमें ये आयन बनाता है 2+, और ब्रोमीन ये वाला आयन बनाएगी ब्रोमाइड, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड, बस, इसके लिए और कुछ नहीं करना। अब ये आपको अभी फिलहाल नहीं पता कि स्ट्रोंशियम 2+ आयन बनाता है, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए आपको। कैसे? स्ट्रोंशियम कहाँ आएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, तो वो ये वाला आयन बनाएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लो पूरा, ठीक है। तो आगे देखो, एल्युमिनियम कौन सा आयन बनाता है, और मेटल है तो ये आयनिक कंपाउंड है। सेलेनियम कौन सा आयन बनाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम बताया था मैंने, एक साथ तीनों है, तो वो 2- आयन बनाता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एल्युमिनियम के अगर मैं 2 ले लूँ और सेलेनियम के मैं 3 ले लूँ, तो इसका क्या नाम बनेगा कंपाउंड का, एल्यूमिनियम सेलेनाइड, डाई ट्राई नहीं लगाना, ठीक है। आगे देखो, व्हेन कैन अ मेटल फॉर्म मोर देन 1 आयन, ये तो आपको पता है, मेटल मोर देन 1 आयन कब बनाता है, जब वो या तो ट्रांजिशन मेटल है या एक्चुअली पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल के बाद में जो आते हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पे जो आते हैं, ये तो ट्रांजिशन हो गया, और ये वाले जो है ये पोस्ट ट्रांजिशन कहलाते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था टिन, Sn2+, Sn4+, Pb2+, Pb4+, ठीक है। कॉपर के आपको पता है, सारे नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सब बनाते हैं 2+, 3+, 2+, 3+, तीनों, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, आएगा समझ में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्ड भी 2 तरीके के आयंस बनाता है, मर्क्यूरी भी 2 तरीके के आयंस बनाता है, आपके नाम उसमें लिस्ट दी हुई है, देखना, एक मर्क्यूरस आयन बनाता है वो, देखो आप, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ जितनी आपको देखो ये लिस्ट याद होगी, बेनिफिट तो है ही आपको, ठीक है। ये देखो, जितना आपको याद होगा, ये देखना, एक ये दिया हुआ है मर्क्यूरिक आयन Hg2+, और एक Hg2 और ऊपर 2+, इसको मर्क्यूरस आयन बनाते हैं। तो मर्क्यूरी 2 तरीके के आयन्स बनाता है, ठीक है। तो अगर आप इनको याद कर ले तो आगे जाके आपको बेनिफिट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे हाइड्रेट्स के नाम रखने आ गए,
वैलेंस आपको याद हो गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर क्या क्या चार्ज हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के ऊपर 2- चार्ज आएगा, बस इतना भी बहुत है। और जो 9th के अंदर आपको आयंस की लिस्ट है वो आनी चाहिए, ठीक है, उतना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए। कोबाल्ट इज अ मेटल, और 3+ इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, इसके कोबाल्ट के और भी आयंस हो सकते हैं, 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, अब इसके कितने लेने पड़ेंगे, कोबाल्ट का 1 और इसके 3, तो कोबाल्ट फ्लोराइड, इसके 3+ है ना, तो इसके 3 लोगे तभी तो 3- बनेगा, समझा, ठीक है। फ्लोराइड के ऊपर तो 1- चार्ज आता है, इनके नाम रख दोगे, देखो पहले का नाम क्या आएगा, मेटल है क्या इसमें पहले में है, तो उसका नाम पोटेशियम, और दूसरा सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। नेक्स्ट में देखो पोटेशियम है क्या, नेक्स्ट में मेटल है क्या, है, क्या नाम है, मैग्नीशियम आयन, और दूसरा फॉस्फाइड, फॉस्फाइड आयन, ये P3-, ये फॉस्फाइड आयन। अगले में देखो निकल है, ठीक है, निकल, लेकिन निकल ट्रांजिशन मेटल होता है, तो निकल 2 क्लोराइड, इसलिए ये नाम पड़ेगा। ये आयरन 3 क्लोराइड नहीं, हाँ इसमें तो क्लोराइड है, ठीक है, इसमें ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। कई लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, वो पुरानी मेथड है रखने का, ठीक है। तो अब आगे देखो, राइट डाउन दी केमिकल फॉर्मूले फॉर एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम कौन सा आयन बनाता है, Al3+, सल्फाइड कौन सा नॉन मेटल आयन होता है, ये। अब इनके बीच में कंपाउंड बनाना है, तो एल्यूमिनियम के 2 ले लो, सल्फाइड के 3, ये बन जाएगा। स्ट्रोंशियम कौन सा आयन बनाता है, 2+, फ्लोराइड 1-, तो क्या कंपाउंड बनेगा, SrF2, ठीक है। और टाइटेनियम 4, टाइटेनियम 4 मतलब 4+ आयन है, और ऑक्सीजन 2- आयन है। तो अगर मैं इसका 1 लेता हूं तो ऑक्सीजन के कितने लेने पड़ेंगे, 2, तभी तो ये 2 4- 4+ बनेगा, क्योंकि तो आयनिक कंपाउंड है, टाइटेनियम इज अ मेटल। गोल्ड 3 ऑक्साइड, गोल्ड 3 ऑक्साइड 2, अब इसके बीच में क्या कंपाउंड बनेगा, इसके अगर मैं 2 ले लेता हूँ और इसके मैं 3 लूँगा तभी तो बैलेंस बनेगा, Au2 3, Au2O3, गोल्ड 3 ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको याद करने की, हाइड्रेट्स का मैंने आपको बता ही दिया सारा, ठीक है, इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड नाउ। इसका क्या नाम बनेगा मनन, क्रिप्टॉन क्लोराइड, क्रिप्टॉन कहाँ है, क्रोमियम है और क्रोमियम मैंने आपको बताया था, ये देखो ये लिस्ट, ये कुछ याद रखनी चाहिए आपको, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि एक लाइन में क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट और निकल आ रहे हैं, और ये कॉपर, जिंक, यहाँ तक याद रखो, ये याद रखना चाहिए आपको। ये सब ट्रांजिशन मेटल है, दे कैन फॉर्म मोर देन 1 काइंड ऑफ आयंस, बट जिंक ओनली फॉर्म Zn2+, ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म अदर आयंस। ये सब तो अलग अलग टाइप के आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम 2 है ना, क्रोमियम 2 है ना इसमें, या क्रोमियम 3 है, क्रोमियम 3, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसका नाम कौन बताएगा, P4S3 का, इसमें मेटल है ही नहीं, तो टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड, समझ में आया, क्योंकि इसमें नॉन मेटल है, टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड, गॉट इट। इसका बताओ, अमोनियम है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड है, एनायन कौन सा है, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, खत्म, ठीक है। आगे देखो, Li2O3 मेटल है क्या, मेटल है, एनायन कौन सा है, कार्बोनेट, तो लिथियम कार्बोनेट, इसका नाम ट्रांजिशन मेटल है जो एक से ज़्यादा तरीके के आयन्स बनाता है, तो हमें उसके साथ कौन सा आयन प्रेजेंट है, 3+ प्रेजेंट है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम बन जाएगा, अंडरस्टूड। आगे देखो, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम तो यही बनाता है, क्लोरेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैब में ऑक्सीजन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को। लेबोरेटरी टेक्निक ऑफ मेकिंग ऑक्सीजन, क्या प्लांट रख दो, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, ये पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। निकल 2
निकल 2 मतलब ये वाला आयन, और फॉस्फेट आयन होता है ये। अब इनके बीच में अगर कंपाउंड बनेगा तो निकल के हमें 3 लेने पड़ेंगे और फॉस्फेट के हमें 2 लेने पड़ेंगे, तभी न्यूट्रल फार्मूला यूनिट बनेगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये निकल 2 फॉस्फेट है, ठीक है। आगे देखो, गिव द नेम्स ऑफ, हाँ जी, NiCl2, इसका नाम मैं रख सकता हूँ निकल 2 क्लोराइड, ठीक है। इसका डाई आयोडीन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप देखो मेटल है ही नहीं, अमोनियम भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इसका नाम आएगा डाई आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। Many times it is used to convert poisonous carbon monoxide into carbon dioxide. ये इसका यूज़ है, ठीक है। कई जगह इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, क्रोमियम, कौन सा आयन है 3+, और साथ में एसीटेट आयन है, जिसको पहचान लेना चाहिए आपको। इसमें आई थिंक H4 है ना, CH3COO, ये 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 लगा ना बेटा, ये 2 होना चाहिए, इसमें एरर है। तो ये एसीटेट आयन है, ये वाला आयन, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमियम 3 एसीटेट, क्रोमियम 3, क्योंकि क्रोमियम के साथ आपको बताना पड़ेगा 2+ है या 3+ है, ठीक है। तो क्रोमियम 3 एसीटेट, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर में यूज़ होता है ये, ठीक है, कंपाउंड। मैग्नीशियम, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको मालूम नहीं है, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये एनायन है, देखना, परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन, ये ClO4-, ये आयन इसमें यूज़ हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ फॉर्मूले में गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है। ये 4 नहीं आना चाहिए, MgClO4, क्योंकि परक्लोरेट आयन है ये परक्लोरेट आयन होता है ClO4-, ठीक है। और मैग्नीशियम आयन क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+। तो इनके बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो ये कंपाउंड बनेगा MgClO4-2, ठीक है, क्योंकि इसके 2 लेने पड़ेंगे, वो इसको बैलेंस कर देंगे। ये 4 गलत आया हुआ है इसमें, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। गैसेस से मॉइस्चर रिमूव करने के काम आता है ये कंपाउंड। मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसका नाम, क्योंकि इसमें परक्लोरेट आयन है, ये क्लोरेट आयन है, ये परक्लोरेट है।